नमस्कार दोस्तों, लाभ विथ अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ लैंडमार्क केसेस पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के ऊपर। तो मैं आज 1 बाय 1 आप लोगों को केस डील करता हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना चैनल को ना भूलें और शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो तब चलते स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो जो आपका पहला केस है वो है संग्राम सिंह वर्सेज इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस। इसमें ये कहा गया था कि जो सीपीसी है वो एक तरीके से जस्टिस को फैसिलिटेट करने के लिए कोड डिजाइन किया गया है। ये जो कोड का उद्देश्य है वो पूरी तरीके से किसी भी चीज़ को लिबरली कंस्टिट्यूट करना है, और जो ऑब्जेक्शन है उसको ध्यान में, टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस ये कहता है कि जो हमारा प्रेम्बल बनाया गया है सीपीसी का, उसका मेन ऑब्जेक्ट है किसी भी जो भी कोड बना है उसको कंसोलिडेट कर देना, अमेंड कर देना उस लॉ को, ताकि वो जो मैक्सिमम जस्टिस है वो फैसिलिटेट हो सके और जो प्रोसीजर कोड है वो पूरी तरीके से सिविल कोड में फॉलो किया जाएगा। इसके लिए कोई पीनल कॉन्सिक्वेंसेज या पनिशमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जस्टिस को फैसिलिटेट करेगा। ये सिविल एक्शन के लिए आप ग्राउंड ले सकते हैं। ये केस में कहा गया था सलीम एडवोकेट वर्सेस बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये। तीसरा केस है मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल का केस। ये केस ये कहता है कि जो कोड है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मतलब है ऐसा है कि इसमें सब कुछ समाहित है, और ये पूरी तरीके से इनकैपेबल करता है जो और चीज़ें हैं। अगर कोई भी सिविल लिटिगेशन एराइज होती है तो उसके लिए इनहेरेंट पावर है कोड के पास। इनहेरेंट का मतलब है कि ऐसा पावर है जो कहीं पे अगर उसके लिए लॉ नहीं बना है तो हम प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस का यूज करते हुए हम उसको इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए लास्ट में, ताकि कोई जस्टिस से वंचित ना रह सके, वो तो इसका प्रोविजन सेक्शन 151 कोड में दिया है। अगर आप इसका इंटरलिंकेज भी देखें तो 142 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कहता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पे सुप्रीम कोर्ट कोई भी आर्डर, डिक्री और पास कर सकती है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए। तो आप इस तरीके से भी इंटरलिंकेज कर सकते हैं। इनहेरेंट का मतलब होता है वो उसी में समाहित है, उससे कोई छीन नहीं सकता है। रामलाल वर्सेस सलीम राम अदर केस में ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई इरेगुलरिटी लोकल कमिश्नर के बीच रिपोर्ट में कमिट होती है तो सिविल ग्राउंड को हम डिसमिस नहीं कर सकते, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो लोकल इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं वो की गई है, उसका इरेगुलरिटी उस पर आ गई है। तो ये रामलाल वर्सेस सलीम राम के केस में हुआ था। अब हम लोग अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला केस है वो केस है जय जय राम मनोहर वर्सेस नेशनल बिल्डिंग का केस है। इस केस में ये कहा गया था कि जो पार्टी है उसको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते रिलीफ देने से, इस वजह से क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक या नेग्लिजेंस या कोई इंफ्रैक्शन क्रिएट हो गया है, प्रोसीजर सही तरीके से नहीं फॉलो किया गया है, या प्रोसीजर में कोई टेक्निकलिटी का डिफेक्ट आ गया है। तो ये केस है जयराम मनोहर वर्सेस नेशनल बिल्डिंग का। प्रेमलाल लाला नहाटा वर्सेस चंदी प्रसाद सिकारिया का केस है कि आप जो भी ये कोड बना रहे हैं उसको आप कंसोलिडेट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो प्रोसीजर होगा ये पूरी तरीके से सिविल जुडिकेचर पे लागू होगा। टेरिटोरियल जुडिक्शन जो होगा वो पूरी तरीके से सिविल मामलों का होगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सब्सटेंटिव राइट्स हैं उसको ये डील करेगा। इसका जो मेन उद्देश्य है सिविल प्रोसीजर को आसान बनाना, उसके जो राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना और पूरी तरीके से कंसोलिडेट और अमेंड करना लॉ को। तो ये कहा गया था प्रेमलाल नाहटा वर्सेस चंदी प्रसाद सिकारिया के केस में। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीपी एजेंसी का केस ये कहता है कि जो हम कॉज ऑफ एक्शन की बात पढ़ते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम सिविल एक्शन ले रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट ऑफ इशू हैं, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, कौन कौन से वो फैक्ट हैं जिसको प्लांटिव को जो प्रूव करने हैं जिसकी वजह से उसकी फेवर में डिक्री या सुपर डिक्री पारित हो सके। तो ये केस कहा गया था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीपी एजेंसी का केस था। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सीबी मिश्रा का केस क्या है, ये केस में ये कहा गया था कि जो कोड है नॉट ओनली सेक्शन, ये सिर्फ अकेले सेक्शन की बात नहीं करता। सेक्शन का मतलब है
कि वो पर्टिकुलर जो सेक्शन दिया है उसका इम्प्लीकेशन क्या है, जो रूल्स भी इसके अंदर दिए गए हैं, सब रूल भी दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कोर्ट सिर्फ सेक्शन ही नहीं इंक्लूड करता, इसमें कुछ रूल्स भी हैं। ये केस कहा गया था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सीबी मिश्रा के केस में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट केस थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धनी राम वर्सेस लाला श्री राम के केस में ये कहा गया था कि जरूरी नहीं है कि डिक्री होल्डर सिर्फ प्लांटिफ ही हो सकता है, वो भी आदमी डिक्री होल्डर बन सकता है जिसके फेवर में एग्जीक्यूशन की डिग्री पास हुई है या वो कैपेबल है एग्जीक्यूशन कराने के लिए, डिग्री को इन्फोर्स कराने के लिए। ये वो जरूरी नहीं है कि जो पर्सन पार्टी टू द सूट का नहीं है, मतलब जो सूट के पार्टी की तरीके नहीं आया है, उसके फेवर में भी डिग्री पास की जा सकती है, और अगर वो एग्जीक्यूशन के कैपेबल है तो हम उसको डिग्री होल्डर मान सकते हैं। ऐसा धनी राम वर्सेस लाला श्री राम के केस में कहा गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। दीपचंद वर्सेस लैंड एक्वाइजेशन ऑफिसर के केस में ये कहा गया था कि जो डिसीजन है वो जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का डिग्री के अंदर नहीं आता, क्योंकि डिग्री का मतलब ही होता है कि फॉर्मल एजुकेशन और पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो पूरी तरीके से फाइनली डिटरमाइन हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो डिसीजन होते हैं वो जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी पे बने होते हैं, वो सिविल उसके नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो डिसीजन होता है अगर वो डिग्री एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की हैसियत से की गई है, तो फिर वो डिग्री नहीं मानी जाती, क्योंकि डिग्री वही होती है जो कोर्ट के द्वारा पारित की जा सकती है। और एडमिनिस्ट्रेशन में जनरली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं या कोई इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन के उसके होता है, क्योंकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग है। आप अगर देखें सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू जुडिशरी, जब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन आर्टिकल 50 तो वहाँ पे डिफाइन है। तो इस वजह से दीपचंद वर्सेस लैंड एक्वाइजेशन के केस में हम ऐसा मानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के डिसीजन होते हैं हम उनको डिग्री की श्रेणी पे नहीं रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के केस में ये कहा गया था कि ऐसा कुछ भी कोड में नहीं है जो प्रोहिबिट करे कि हम एक प्रीलिमिनरी डिग्री को एक डिग्री से ज़्यादा नहीं पास कर सकते। अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं और हमको लगता है कि ज़रूरी है तो हम कर सकते हैं। तो ये कहा गया था फूलचंद वर्सेस गोपाल चंद के केस में। शीतल प्रसाद सक्सेना वर्सेस किशोरी लाल का केस है, इसमें ये कहा गया था कि जो प्रिलिमिनरी डिग्री है वो सिर्फ हम उस स्टेज पे पास कर सकते हैं जो फाइनल डिग्री से पहले प्रायर स्टेज है, क्योंकि फाइनल डिग्री तो वो जो है जो पूरी तरीके से फाइनल, अब उसमें कोई पॉइंट नहीं है डिटर्मिनेशन का, वो पूरी तरीके से फाइनली डिटरमाइंड है। तो अगर प्रायर स्टेज पे कोई डिग्री पास की जा रही है, प्रिलिमिनरी डिग्री में कौन कौन सी, जैसे पार्टीशन की डिग्री हो गई, पोजीशन की डिग्री हो गई, मेंसी प्रॉफिट की डिग्री हो गई, इस तरीके की जो डिग्री हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की जो डिग्री, प्रीएम्पशन की डिग्री हो गई जो हम पढ़ते हैं प्रिलिमिनरी उस पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम प्रिलिमिनरी स्टेज पे पास कर सकते हैं, और इस पे एन अपील प्रेफर अगेन द प्रिलिमिनरी डिग्री सक्सीड, और अपील जो करेंगे तो वो ज़रूरी है कि प्रिलिमिनरी डिग्री पे सक्सीड हो जाए। फाइनल जो डिग्री अब बन जाएगी तो ऑटोमेटिक जो ग्राउंड है वो प्रिलिमिनरी डिग्री का ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब अगले केस की तरफ चलते हैं। बलराज तनेजा वर्सेस सुलीन मदान का केस है। इस केस में ये कहा गया था कि जो होल प्रोसेस है रीजनिंग का वो केस को डिसाइड करना है इस तरीके से कि वो पूरी तरीके से जो डिग्री है उसको सूट करे, उस डिग्री को सूट करे। और तो ये एक बात कही गई थी बलराम तनेजा वर्सेस सुनील मदान के केस में। अब हम लोग जुडिक्शन ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर के कुछ केसेस देख लेते हैं कि जुडिक्शन का मतलब जो कोर्ट का न्यायिक क्षेत्राधिकार है, कहाँ कहाँ तक कोर्ट की सिविल कोर्ट की पावर लगती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान के केस में ये कहा गया था कि जो डिफेक्ट है जुडिक्शन का, अगर न्यायिक क्षेत्राधिकार से रिलेटेड कोई डिफेक्ट हो जाता है
गोज टू द रूट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, अ डिक्री पास विदाउट जुडिक्शन, अगर बिना कोई, जिस कोर्ट में आप मुकदमा सिविल नेचर का डाल रहे हैं अगर उसका कोई जुडिक्शन नहीं तो डिक्री की कोई वैल्यू नहीं, पूरी तरीके से नल एंड वाइड है, वो शून्य है, उसकी कोई लीगल इन्फोर्समेंट या वैलिडिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिक्री जो पास विदाउट जुडिक्शन के वो नलिटी है। तो ये किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान के केस में कहा गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट केस की तरफ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। तो अब हम चलते हैं अब्दुल्ला बिन वर्सेस गुलप्पा के केस में। अब्दुल्ला बिन गुलप्पा के केस में ये कहा गया था कि अगर जुडिक्शन से रिलेटेड कोर्ट में कोई भी अगर प्लांटिव कोई एलिगेशन लगाता है प्लेंट में, तो जरूरी नहीं है कि उस एलिगेशन को डिफेंडेंट अपने रिटेन स्टेटमेंट में बताए या दिखाए। तो ये अब्दुल्ला बिन अली वर्सेस गुलप्पा के केस में कहा गया था। अब हम चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट केसेस की तरफ। जितेंद्र नाथ वर्सेस एम्पायर इंडिया वर्सेस सिलोन के केस में ये कहा गया था कि अगर सूट पूरी तरीके से इम्प्लाइडली बार्ड है, मतलब उसमें कुछ कंडक्ट या सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं जिसकी वजह से हम अब सूट को फर्दर इन्फोर्स नहीं करा सकते या कॉज ऑफ एक्शन उस पर नहीं ले सकते हैं, तो ये एक बार्ड जो होता है ये लिमिटेशन की वजह से भी हो सकती है, सूट में कोई डिफेक्ट हो सकता है इसकी वजह से हो सकती है, या कोई टेक्निकल प्रोसीजरल दिक्कत की वजह से भी सूट बार हो सकती है। ये स्पेशली दिया है, जैसे कहीं पे हम सिविल नेचर के मामले देखते हैं तो वहाँ 9 में ये बताया गया है कि जो सूट स्पेशली बार होती हैं, रेस जुडिकाटा लग जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जहाँ पे तो हम वहाँ पे इम्प्लाइडली बात कह सकते हैं। वेयर स्पेसिफिक रिमेडी गिवन बाय स्टैचू, या कोई रिमेडी जहाँ दी गई है स्टैचू में दी गई है, तो इट देयर बाय डिप्राइव्ड अ पर्सन हु इंसिस्ट अपॉन रिमेडी ऑफ एनी अदर फॉर्म दैट गिवन बाय स्टैचू, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो आदमी उस चीज़ के लिए डिप्राइव कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ पे बार दिया है वहाँ पे आप किसी भी राइट को इन्फोर्स नहीं, कोई भी डिक्री इन्फोर्स नहीं करा सकते। रेस जुडिकाटा यही कहता है कि अगर एक डिसीजन आपका सेम कोर्ट पे पारित हो गया तो सेम चीज़ को लेकर सेम आप कॉज ऑफ एक्शन पे आप कोर्ट पे नहीं जा सकते हैं। तो ये जितेंद्र नाथ वर्सेस एम्पायर इंडिया के केस में कहा गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट केस की तरफ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचिंद्रा के केस में ये कहा गया था कि जो कोर्ट है वो अगर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो ध्यान में रखने चाहिए ताकि जुडिक्शन को जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है उसको डिसाइड किया जा सके। तो कोर्ट के पास ये कहा गया कि पर्टिकुलर मैटर पे कोर्ट अपना जुडिक्शन डिसाइड कर सकती है अगर वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है सूट को ट्राई करने के लिए, साथ ही साथ वो ऑर्डर भी उस जुडिक्शन से रिलेटेड पास कर सकती है, किसी भी केस को हियर कर सकती है, जो भी इशू है उसको डिसाइड कर सकती है, उस पर क्वेश्चन रेज कर सकती है। तो ये ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचिंद्रा के केस में कहा गया था। अब हम लोग अगले केस की तरफ चलते हैं। सिन्हा राम नूजा वर्सेस रंगा राम नूजा के केस में ये कहा गया था कि जो कुछ गाइडलाइंस आई थी जो ये बताती हैं कि जो रिलीजियस ऑफिस है, राइट ऑफ रिलीजियस ऑफिस, वो पूरी तरीके से सिविल एंड नेचर का है, मतलब वो सिविल के तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है, उसको हम पीनल की तरीके नहीं ले सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया था कि जो सूट है डिक्लेरेशन की रिलीजियस हॉनर से रिलेटेड, वो पूरी तरीके से सिविल इन नेचर है, या सूट जो कि एक तरीके से कोई टेम्पल है ऑफिस का या कोई हॉनर या प्रिविलेज उस पर अटैच है, तो वो पूरी तरीके से सिविल इन नेचर में मेंटेनेबल होगी। तो ये कुछ चीज़ें सिन्हा रामनुजा वर्सेस रंगा रामनुजा के केस में कही गई थी। अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लडलू लाल जैन के केस में ये कहा गया था कि जो सेक्शन 20 है वो पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे जो डिफेंडेंट है उसको कोई ट्रबल ना फेस हो, या जो भी एक्सपेंसेस लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए ताकि वो अपने को डिफेंड कर सके। तो ये एक रेसिडरी नेचर का सेक्शन है जो बचा हुआ एक अन्य हम कह सकते हैं सपोर्ट देता है डिफेंडेंट को ताकि वो अपनी बात को रख सके, अपना डिफेंस क्लेम कर सके।
ओम प्रकाश अग्रवाल वर्सेस बिशन दयाल राजपूत के केस में ये कहा गया था कि जो सेक्शन 21 है कोड ऑफ प्रोसीजर का, सिविल प्रोसीजर का, वो कोर्ट उस मेरिट पे ट्राई कर सकती है और जजमेंट को रेंडर कर सकती है। तो ये कहा गया था ओम प्रकाश अग्रवाल वर्सेस विष्णु दयाल राजपूत के केस में। स्नेह लता गोयल वर्सेस पुष्पलता गोयल में सेक्शन 21 को सिविल प्रोसीजर कोड में पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि जो टेरिटोरियल जुडिक्शन है वो जो जुडिक्शन है उसी के अंदर रहेगा, उसके बाहर नहीं जा सकता है। अगर कोई भी जुडिक्शन नहीं है तो फिर हम उसको कह देंगे कि वो इनहेरेंट करता है, वो जुडिक्शन है और हम वहाँ पे कोई भी डिक्री को इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। हीरालाल कालीनाथ के केस में ये कहा गया था कि डिफरेंस है इनहेरेंट लैक ऑफ जुडिक्शन में एंड द मेयर लैक ऑफ टेरिटोरियल एंड पेक्यूनरी जुडिक्शन में, कि डिफरेंस दिया गया है कि अगर टेरिटोरियल है मतलब कि कहाँ तक उसकी सीमा है, पेक्यूनरी का मतलब कितने मनी तक वहाँ केस इंटरटेन किया जा सकता है। ये हीरालाल वर्सेस कालीनाथ के केस में कहा गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसफर ऑफ सूट की तरफ। तो दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री के केस में ये कहा गया था कि जो सेक्शन 24 है वो हाई कोर्ट के ऑथराइज नहीं करता कि वो किसी भी सूट या अपील को ट्रांसफ़र कर सके एक कोर्ट से जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है हाई कोर्ट की, और जो हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट नहीं है। तो ये बात कही गई थी कि हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो केस को सूट या अपील को सबॉर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दे। तो ये दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री के केस में 2000 में ये बात कही गई थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को। जितेंद्र सिंह वर्सेस भानु कुमारी का केस है जो सेक्शन 24 की पूरी तरीके से डज नॉट प्रिस्क्राइब, साफ साफ कहता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ केस है उसको ये प्रिस्क्राइब नहीं करता है। ये केवल डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास कि कोर्ट चाहे तो कर दे, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ शैल नहीं है, मे का प्रयोग हम कर रहे हैं, इसलिए ये डायरेक्टिव मैंडेटरी नहीं है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कोर्ट का डिस्क्रिशनरी नेचर है, उसके विवेकानुसार है, उसके न्यायिक संगत मामला है। अगर वो उसको लगेगा कि ये चीज़ सही है तो ही वो केस को ट्रांसफ़र करेगी फॉर द सेक ऑफ द जस्टिस, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अदरवाइज वो केस को ट्रांसफ़र नहीं करेगी। ये जितेंद्र सिंह वर्सेस भानु कुमारी के केस में कहा गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कुछ केस और हैं जो हम लोग अलग अलग सेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेस सब जुडाइस और रेस जुडिकाटा के केस हैं। तो जो केस है इंडियन बैंक महाराष्ट्र वर्सेज मार्किंग इंडियन बैंक वर्सेज महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का ये केस सेक्शन 10 से है जो रेस सब जुडाइस की बात करता है। रेस सब जुडाइस का मतलब है जब मैटर अंडर कंसीडरेशन है तो उसको हम रेस सब जुडाइस बोलते हैं। तो रेस सब जुडाइस सेक्शन 10 में दिया हुआ है जो ये कहता है कि अप्लाई होता है उन सीटों पे, उन सूट्स पे जो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट हुई है लेकिन अभी वो मैटर अंडर इंट्रीम मामले हैं और वो मैटर पूरी तरीके से अंडर कंसीडरेशन है। मतलब अभी हम उस पर कह सकते हैं कि मामला पूरी तरीके से आया नहीं, वो अंडर कंसीडरेशन चल रहा है। इट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट फ्रॉम पासिंग इंट्रीम ऑर्डर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट जो इंट्रीम ऑर्डर है या हम कह सकते हैं जैसे इंट्रीम ऑर्डर में आपके हो गए इंटरलॉकेटरी ऑर्डर हो गया, टेम्पररी इंजंक्शन हो गया, इस तरीके की चीज़ें इंट्रीम ऑर्डर में आती हैं जो कुछ समय के लिए उस केस को, ताकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बनी रहे, स्टेटस क्यू मेंटेन रहे। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जा सकता तब तक हम उस सिचुएशन को उसी सेम प्रिंसिपल, उसी ढांचे पर रखे रहें, स्टेटस क्यू मेंटेन करे रहें। तो ये इंट्रीम ऑर्डर के लिए 3 चीज़ें होती हैं कि पहले प्राइमा फेसी केस बनना चाहिए, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होनी चाहिए और इनरिपरेबल लॉस होना चाहिए। तभी आप ऑर्डर 38 में जाके ऑर्डर 38 में जाके आप टेम्पररी इंजंक्शन को गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ सेक्शन 93-94 में इंटरलॉकेटरी के बारे में बात की गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं
जहाँ पे आप टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं, जैसे अरेस्ट बिफोर अ जजमेंट की बात हो गई या टेम्पररी इंजंक्शन की बात हो गई, मैंडेटरी इंजंक्शन, ये कुछ चीज़ें हैं इनके बारे में मैं कब मौका मिलेगा तो बताऊंगा। हालांकि यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ताकि जो बीच में सिचुएशन है उसको स्टेटस की मेंटेन किया जा सके और उतनी देर के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो कोर्ट कहती कि आपको ये काम नहीं करना है, वरना आपके खिलाफ इंटरिम मध्यवर्ती जो आदेश है वो पारित किए जाएंगे। तो ये इंडियन बैंक वर्सेज महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन का केस है। राधा देवी वर्सेज दीप नारायण का केस है। जो ये केस ये बताता है कि जो सेक्शन 10 की अप्लीकेबिलिटी है वो पूरी तरीके से जो डिसीजन प्रीवियसली सूट में इंस्टीट्यूट हो चुका है, मतलब जो सूट ऑलरेडी प्रीवियसली हो चुकी है वो पूरी तरीके से अब रेस जुडिकाटा सब्सिक्वेंट सूट में लगेगा। अगर सब्सिक्वेंट जो बाद वाली सूट है अभी वो स्टे है, मतलब अभी इस पे डिसीजन नहीं आया, लेकिन एक बार डिसीजन आ चुका है, प्रीवियसली वो सूट इंस्टीट्यूट हो चुकी है। तो ये इसीलिए कि मैटर अंडर कंसिडरेशन इसको कहा जाता है कि दो पैरेलल सूट आप लगातार नहीं चला सकते हैं। ये आप सेक्शन 10 का मेन इंग्रेडिएंट है। राधा देवी वर्सेस दीप नारायण के केस में ये बात कही गई थी। सत्य ध्यान घोषाल वर्सेस देवराजन देवी के केस में ये कहा गया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो पूरी तरीके से ये बताता है कि जो डिसीजन है वो फाइनली होना चाहिए। प्राइमरी अप्लाई टू द पास्ट लिटिगेशन एंड फ्यूचर लिटिगेशन पे भी ये अप्लाई होता है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य है कि दो बार आप सूट को नहीं वो कर सकते, सेम सूट के लिए बार करता है रेस जुडिकाटा। मतलब होता है कि एक बार अगर कोई डिसीजन आ गया तो सेम कॉज ऑफ एक्शन लेके सेम डिसीजन को आप दोबारा नहीं चैलेंज कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पेंडेंसी आप केसेस को बढ़ाएगा, टाइम को भी बढ़ाएगा और सबसे ज़्यादा पार्टी को एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं पार्टी जो है उसको भी डबल जीओ पार्टी का जो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं 20(2) में कॉन्स्टिट्यूशन में और ऑर्डर 2 रूल 2 में, वो इसके बारे में बताता है। इंडियन एविडेंस में भी आप कहते हैं कि अगर एक बार ट्रायल हो चुका तो आप फर्दर ट्रायल के लिए नहीं जा सकते। सेक्शन 300 सीआरपीसी का इसकी बात करता था अभी तक, हालांकि अब वो सेक्शन बदल चुका है बीएनएसएस में, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को जब कभी मौका मिलेगा तो मैं डील करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ एक बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सूट को देयर सूट मस्ट बी इंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो वो बोलता है ना इंटरेस्ट रिप्लाई फिट उटम, तो उसके बारे में ये मैगजीन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा। दरियाओ वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये कहा गया था कि जो रेस जुडिकाटा है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ये रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है कि अगर एक बार सूट पूरी तरीके से डिसीजन उस पर आ गया तो सेम चीज़ के लिए सेम कॉज ऑफ एक्शन को आप इंटरटेन नहीं कर सकते हैं। तो ये दरियाओ वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया था। इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली के केस में ये कहा गया था कि मैटर अगर रेस जुडिकाटा को प्लांटिफ के बीच है और को डिफेंडेंट के बीच है तो पूरी तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली बात तो उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए प्लांटिफ और डिफेंडेंट के बीच। तो आशा करता हूँ कि ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। दूसरी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, साथ ही साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उस पर प्लांटिफ और रिलीज मांगेगा। फिर चौथी बात है कि जो को डिफेंडेंट और को प्लांटिफ है उनके बीच ये मैटर फाइनली डिसाइड होना चाहिए और को डिफेंडेंट जो है वो पूरी तरीके से फार्मर सूट में प्रॉपर पार्टी होना चाहिए, तभी हम उस डिफेंडेंट और को प्लांटिफ और को डिफेंडेंट के बीच में रेस जुडिकाटा का यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहे अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायणिया के केस में ये कहा गया था कि जो रेस जुडिकाटा है वो पूरी तरीके से अप्लाई होगा जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, चाहे वो सिविल नेचर की हो, उस पर आर्बिट्रेशन है, टैक्सेशन है या कोई क्रिमिनल का मामला हो। लेकिन ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग
या ट्रिब्यूनल, इन सारी चीज़ों में भी अप्लाई होगा। तो जो रेस जुडिकाटा है वो सिर्फ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी अप्लाई होता है, साथ ही साथ सारी जुडिशियल, सिविल, क्रिमिनल और क्वासी जुडिशियल में भी आप रेस जुडिकाटा का यूज कर सकते हैं। ये केस कहा गया था सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायणा के केस में 1993 में ये केस आया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। अब चलते हैं अगले केस की तरफ। तो जो इम्पोर्टेंट केस है सियोधान सिंह वर्सेस दरियायो कुमार, ये जो केस है इसमें फार्मर सूट की बात की गई थी कि जो पहली सूट है अगर वो डिसीजन मेरिट पे आया है तो हम वो मैटर को हम पूरी तरीके से फाइनली डिसाइड कर चुके हैं। अब वो सूट जो आज फार्मर सूट है वो पूरी तरीके से ट्रायल में अगर एक बार डिसमिस हो गई है वांट ऑफ जुडिक्शन की वजह से या डिफॉल्ट जो प्लांटिफ अपीयर नहीं हुआ है तो वो जो सूट है वो बन जाएगी नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टी का ग्राउंड बन जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। हालांकि यहाँ मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, सिर्फ ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं इनको कभी पढ़ाऊँगा तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि मिस ज्वाइंडर कौन होता है, नॉन ज्वाइंडर कौन होता है। जो पार्टी जरूरी थी वो सूट पे नहीं ज्वाइन हुई तो उसको नॉन ज्वाइंडर बोलते हैं। जो जरूरी नहीं थी अगर वो ज्वाइन हो या ना हो, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो या सूट को इफेक्टिव डिग्री पास की जा सके तो मिस ज्वाइंडर का मामला है। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे एक प्लांटिफ या एक डिफेंडेंट आके जुड़ जाते हैं या सेवरल प्लांटिफ जुड़ जाते हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, या ये सारी मामले हैं या सारे ट्रांजेक्शन पे इस तरीके की या अल्टरनेटिवली। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, जो ये केस है ये रेस जुडिकाटा के ऊपर है, जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करता है कि ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है वो रिट पिटीशन पे भी लागू होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, जो केस कहता है कि सेक्शन 11 है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके और भी इम्प्लीकेशन है जो आप देखते हैं। चाहे आप ऑर्डर टू रूल 2 देख लीजिए, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 40 देख लीजिए, उसमें दिया हुआ है 300 देख लीजिए, सीआरपीसी का 20 रूल 2 देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे आप लोगों को रेस जुडिकाटा की ही बात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने को मिलती है। इसीलिए एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि ख़त्म नहीं हुआ है, इसके और भी इम्प्लीकेशन है, इम्पैक्ट अलग अलग ला पे अलग अलग उस पे देखने को मिलते हैं। तो ये बात कही गई थी गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। सरदार मोलोजी वर्सेस शंकर शरण के केस में ये कहा गया था कि जो सेक्शन 13 है वो पूरी तरीके से सब्सटेंटिव लॉ है, ये केवल प्रोसीजरल लॉ को मान्यता नहीं देता, इसमें सब्सटेंटिव लॉ भी इंक्लूड है। जो फॉरेन जजमेंट हम देखते हैं कि अगर कोई जजमेंट फॉरेन कोर्ट में पास किया गया है तो उसको हम फॉरेन जजमेंट कोर्ट, जब इंडिया के कोर्ट के बाहर कोई भी जजमेंट पास किया जाता है तो वो फॉरेन जजमेंट की श्रेणी में आता है। जो लोग हम सेक्शन 13 में उसके बारे में पढ़ते हैं सीपीसी में, तो मैं इसके बारे में भी डील करूंगा। हालांकि धीरे धीरे हम चीज़ें पढ़ पाएंगे, एक दिन में तो सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसलिए आप लोगों से थोड़ा पेशेंस की उम्मीद करता हूँ, बाकी धीरे धीरे सब हो जाएगा। सत्या वर्सेस तेजा का केस देखते हैं। सत्या वर्सेस तेजा का केस जो है वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के रूल्स के बारे में बताता है, जहाँ जो स्टेट होता है वो डिफरेंट थिंग डिफरेंट सेंस में अगर कर रहा है, साथ ही साथ वो दूसरे देशों के साथ कॉमिटी बना के रखे हुए रिलेशनशिप अगर उसके अच्छे हैं तो वो रूल जो हमारा कॉमन सिविलाइज नेशन है वहाँ भी रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो रिकॉग्निशन उसको मिलेगी, ये कंसिडरेशन हमेशा जस्टिस के बेस पे होना चाहिए, हमेशा इक्विटी के बेस पे होना चाहिए, गुड कंसाइंस के मैनर पे होना चाहिए कि अगर कहीं पे, और सबसे ज़्यादा की जो भी चीज़ें हैं उसको सम्मान करना चाहिए। जो हमारा सेक्शन क्या आर्टिकल 51 है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए, हम ट्रीटी एग्रीमेंट कर सकते हैं या हम
कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो 253 जहाँ पे हम पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, ट्रीटी साइन कर सकती है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस का पैमाना को नापते हुए साथ ही साथ कमिटी और रिलेशनशिप बनाते हुए पूरी तरीके से हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को अपने यहाँ मान्यता दे सकते, लेकिन उसी शर्त में जब जो फॉरेन लॉ है वो पूरी तरीके से हमारे लॉ का सम्मान करें, कोई फ्रॉड ना कमिट हुआ हो और ये पूरी तरीके से रेस जुडिकाटा की तरह ऑपरेट नहीं होगा। अगर फ्रॉड वेटिएट हुआ है कोई जुडिशियल एक्ट में तो फिर हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को मान्यता एनफोर्सबिलिटी नहीं देंगे। इस सत्या तेजा सिंह के केस में कहा गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब पार्टी टू द सूट चलते हैं। सो पन्ना मोहंती वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में कहा गया था कि जो नेसेसरी पार्टी होती है वो जिसकी प्रेजेंस वहाँ पे जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो इफेक्टिव ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा और कंप्लीट एजुकेशन नहीं हो पाएगा, जिससे जो मामला है वो सेटल नहीं हो पाएगा और डिस्प्यूट बना रहेगा। तो इस वजह से पार्टी के एब्सेंस में कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। ये सुपर्णा मोहंती वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में कहा गया था। कस्तूरी वर्सेस इरामापालू के केस में ये कहा गया था कि 2 टेस्ट हैं जो नेसेसरी पार्टी के लिए जरूरी। पहली बात तो जो राइट होगा उस पर कुछ रिलीफ उस पार्टी को मिलनी चाहिए जो प्रोसीडिंग में है या जो मैटर इन्वॉल्व हुआ है, जो क्वेश्चन इशू रेज किया गया। दूसरी बात, इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू पास इफेक्टिव डिग्री। अगर वो पार्टी ही नहीं आएगी तो आप कैसे इफेक्टिव डिग्री बना पाएंगे, कैसे वो अपना बताएगा कि मेरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ इशू क्या है, मेरा कॉज ऑफ एक्शन क्या बन रहा है, कैसे आप इफेक्टिव डिग्री पास कर देंगे जब वो अपना जो रिटेन स्टेटमेंट डिफेंडेंट के होते हैं और प्लांटिफ जो होता है वो अपनी प्लीडिंग में प्लेंट में सही चीज़ें ही नहीं लिखेगा, कोई कॉज ऑफ एक्शन कैसे प्रॉपर जनरेट होगा। तो इस वजह से हम कस्तूरी न्यायमूल्य के केस में कह रहे हैं कि नेसेसरी पार्टी को रिलीफ तभी मिल पाएगी जब उसके क्वेश्चन का मैटर इन्वॉल्व होगा, साथ ही साथ इफेक्टिव डिग्री हम तभी पास कर पाएंगे जब वो पार्टी वहाँ पे मौजूद होगी। अगर वो पार्टी एब्सेंस है तो हम इफेक्टिव डिग्री नहीं पास कर सकते हैं। ये कहा गया था ये कस्तूरी वर्सेज इमायुल के केस में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कल्याण सिंह वर्सेज छोटी का केस था, इसमें कंसिडरेशन जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा गया था कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑर्डर 1 रूल 8 में रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में दिया गया है, जहाँ आप कोर्ट की परमिशन से अगर आपके इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट है, सेम इंटरेस्ट है, तो आप रिप्रेजेंटेटिव सूट दायर कर सकते हैं। और ये सूट क्या होती है, जहाँ पे एक आदमी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सूट दायर करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्लाट है या कोई कहीं पे पानी भर रहा है, तो अब पानी जो एक लोग को थोड़े समस्या, बहुत सारे लोगों को समस्या है, तो उसमें एक आदमी कम्युनिटी का इंटरेस्ट में ध्यान लेते हुए सबके कंसेंट से जो सूट दायर कर दे उसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट, जो ऑर्डर 1 रूल 8 में दिया है। जब मैं इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो मैं डील करूंगा सारी चीज़ें। हालांकि आज मैं आप लोगों को यहाँ पे हम लोग केस ला समझ रहे हैं, इस वजह से मैं इतना कुछ डिटेल पे आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझेंगे और उस चीज़ को सराहेंगे। ऑर्डर 2 रूल 2 के कुछ केस हैं। केवल सिंह वर्सेस लजवंती का केस है। केवल सिंह वर्सेस लजवंती के केस में ये है कि जो बार ऑर्डर 2 रूल 2 पे लगा है वो ये कहता है कि जो कॉज ऑफ एक्शन अगर प्रीवियस सूट या सब्स्टिट्यूट सूट में आइडेंटिकल सेम नहीं है तो हम वहाँ पे ऑर्डर 2 रूल 2 को पूरी तरीके से इन्वोक करेंगे। दूसरा ये है कि अगर रिलीफ क्लेम हो चुकी है, मतलब आपको कोई रिलीफ मिल चुकी है सब्स्टिट्यूट सूट में, तो उसकी प्रीवियस सूट जो है उसको प्लीडिंग में उस प्लेंट में उसको दिखाना जरूरी है, तभी आप उस चीज़ को अगर क्लेम नहीं करेंगे तो ऑर्डर 2 रूल 2 में फिर वो बार लग जाएगा। बार का मतलब वही है कि रेस जुडिकाटा, अगर आपने एक बार कोई चीज़ ओमिट कर दी या भूल गए या डिस्क्लोज नहीं किया कॉज ऑफ एक्शन, तो वहाँ पे फिर आप उस चीज़ के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट सूट पे। तो ये सारी बातें
दी गई हैं आर्डर टू रूल 2 में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। प्लीडिंग के बारे में थोड़ा समझते हैं। गणेश ट्रेडिंग वर्सेस मोजी राम का केस है। गणेश ट्रेडिंग वर्सेस मोजी राम के केस में ये कहा गया कि जो प्लीडिंग है वो एक प्रकार से सिविल केस की बात करती है, जहाँ पे जो पार्टी है कि वो अपने केस के बारे में क्या लिखना चाहती है, क्या बताना चाहती है। प्लीडिंग में ये होता है जहाँ प्लेंट और रिटेन स्टेटमेंट का एक जोड़ के पूरा तैयार किया जाता है, जिससे कि कोर्ट को ये पता चल जा सके कि एक्चुअली में इशू क्या है, दोनों पार्टी के झगड़े की वजह क्या क्या रियल इशू है, जिससे वो केस को इंटीमेट कर सके, आगे बढ़ा सके और इशू फ्रेम कर सके। तो इसलिए प्लीडिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये गणेश ट्रेडिंग वर्सेस मोतीराम के केस में कहा गया था। उदय सिंह वर्सेस माधव राय सिंधिया, उदय सिंह वर्सेस माधव राय सिंधिया के केस में ये कहा गया था कि जितनी भी ऑल प्राइमरी फैक्ट, जो प्राइमरी फैक्ट हैं उनको प्रूफ करना जरूरी है। मतलब जो शुरुआती फैक्ट है वो ट्रायल में, क्योंकि ट्रायल यहाँ नहीं होता, यहाँ फ्रेम ऑफ इशू होता है, उसी को ट्रायल बोलते हैं, क्योंकि ये मामला सिविल नेचर के हैं। इट इज नॉट अ क्रिमिनल मैटर। अगर क्रिमिनल बात होती तो हम ट्रायल को वहाँ पे समझते। तीसरे जो एग्जिस्टेंस है कि कॉज ऑफ एक्शन किस चीज़ को लेकर है, या डिफेंस अगर लेना चाह रहे हैं उस मटेरियल फैक्ट पे, तो किस बेसिस पे वो प्राइमरी फैक्ट को प्रूव करने के लिए प्लीडिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये बात उदय सिंह वर्सेस माधव राय सिंधिया के केस में कही गई थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हरीश चंद्र वर्सेस त्रिलोकी सिंह के केस में कहा गया था कि प्लीडिंग को कभी भी स्ट्रिक्टली कंस्टिट्यूट नहीं करना है, उसको हमेशा लिबरल रखना है, जिससे मैटर के सब्सटेंस के बारे में जानकारी मिल सके कि एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन दी हुई है प्लीडिंग में या जो भी फैक्ट है वो क्या है, जिससे उसके बारे में प्रॉपर इशू को फ्रेम किया जा सके। ये हरीश चंद्र वर्सेस त्रिलोकी सिंह के केस में आया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। उषा देवी वर्सेस रिजवान अहमद, ये कहा गया था कि अगर प्लीडिंग में कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उसमें अमेंडमेंट संभव तभी हो सकते हैं जब जब उसके लिए प्रेयर को अलाउ किया जा सके, और पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेंडमेंट आप तभी तक कर सकते हैं जब तक कि उसके जजमेंट को नहीं पास कर या डिक्री नहीं आ जाती या इशू को फ्रेम नहीं किया जा सकता, उस तभी तक आप कर सकते हैं। उसके बाद अलाउ नहीं होता, नहीं तो फिर 14 दिन की उसके लिए आगे इजाज़त लेनी पड़ती है। कुछ सारी चीज़ें हैं उसके बारे में, 14 दिन का ऑर्डर पास करना पड़ता है। फिर वो जब पास होता है उसके बाद फिर अगर ग्राउंड लगते हैं तो मजिस्ट्रेट कोर्ट उसको अमेंड करने की आर्डर देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम लोग वहाँ पे उतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ केस लॉ समझा रहा हूँ। फिर मैं उसको बारे में पूरा लेक्चर दूंगा तो फिर बहुत बेहतर तरीके से हम लोग इंटरलिंक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। शौकत हुसैन मोहम्मद पटेल वर्सेस खातून बेन मोहम्मद पोलारा के केस में ये कहा गया था कि अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करें, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में दिया है, तो अगर उस पर कोई भी एप्लीकेशन से डील कर रहे हैं तो जो प्लेंट में अगर इंटायरली हम उसको नहीं हटा देंगे, बहुत सारी चीज़ें उनको हम कंसीडरेशन में लेंगे। रिजेक्ट हम तभी करेंगे जब कुछ जो चीज़ें ज़रूरी है वो नहीं होंगी, तो उसके बारे में तभी हम रिजेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी प्लेंट को हम पहली नज़र में बिना कुछ उसके वर्डमेंट को देखे हुए हटा दें। तो ये शौकत मोहम्मद हुसैन वर्सेस खातून मोहम्मद बेन पोलाजा के केस में ये बात कही गई थी कि एप्लीकेशन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में तभी होता है जो आर्डर 7 रूल 11 में दिया हुआ है। तो इसके बारे में भी डील करेंगे कि जहाँ कॉज ऑफ एक्शन ना बने वहाँ पे, या जो सूट है वो अंडर वैल्यू हो, प्रॉपर उस पर स्टैम्प ना लगे हो, या टाइम बार्ड हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम सूट को रिजेक्ट कर देते, प्लेंट को रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं सब बताऊंगा, लेकिन हालांकि आप लोगों के लिए इतनी चीज़ें बता दिया हूँ, ये बहुत ज़रूरी थे, जो इम्पोर्टेंट मुझको लग रहे थे।
अब हम लोग चलते अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी। तो अपीयरेंस का मतलब जब पार्टी को बुलाया जाता है, या नॉन अपीयरेंस जब पार्टी को बुलाया जाता है वो वहाँ पे मौजूद नहीं होती। और जब पार्टी नहीं मौजूद होती है एक पार्टी, तो उसी को जब एक पार्टी के बिना कोर्ट कोई डिग्री पास कर देती तो उसी को हम एक्स पार्टी डिग्री बोलते हैं। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर प्लांटिफ आ जाए डिफेंडेंट ना आए, या डिफेंडेंट आ जाए प्लांटिफ ना आ जाए, तो सूट डिसमिस हो जाती है। कहीं कहीं एप्लीकेशन दायर करना पड़ता है, कहीं अपील संभव है नहीं है। वो सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा जब कभी समय मिलेगा। लेकिन हालांकि अभी हम लोग यहाँ पे केस लॉ के बारे में ही समझेंगे। महमूदुल्लाह सेंटेक्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि अगर कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट कास्ट बन रहा है और प्लांटिफ अपीयर नहीं हो रहा है, तो कोर्ट सेटिसाइड कर सकती है और डिसमिस कर सकती है। कोई फिक्स डे प्रोसीडिंग के लिए सूट के लिए आगे बढ़ा सकती है। तो ये कहा गया था मधुमुल्ला सिंटेक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अर्जुन सिंह वर्सेस मोहिंदर कुमार का केस है, जो कहा गया था कि कोई भी मटेरियल डिफरेंस अगर फैक्ट जो इस्टेब्लिश हुआ उसके दो टेस्ट जरूरी हैं। एक तो गुड कास्ट जो ऑर्डर 9 रूल 7 की बात करता है, सफिशिएंट कास्ट होना चाहिए। दूसरा ऑर्डर 9 रूल 13 की बात करता है कि अगर गुड कास्ट नहीं है विच इज नॉट सफिशिएंट। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। तो एग्जीक्यूशन के इम्पोर्टेंट जो केस ला है वो कल बताऊंगा। तो 2 पार्ट में पूरा सीपीसी के जो इम्पोर्टेंट केस ला है वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सीरीज में मैं आप लोगों को जितने लैंडमार्क केसेज हैं सारे पढ़ाऊंगा। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते रहे, अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहे। तो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अर्पित कुमार इलाहाबादिया के रील्स को लाइक सब्सक्राइब करते रहा करें, और चैनल के बारे में लोगों को बताते रहें और मुझको सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। धन्यवाद दोस्तों।